ईरान के मोर्चे पर ट्रंप के सामने सबसे बड़ी समस्या है एग्जिट प्लान। बिना कुछ ठोस हासिल किए अगर अमेरिकी सेना खाड़ी से बाहर निकलती है तो यह अमेरिका की नैतिक हार होगी। इसलिए अब अंतिम दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। ट्रंप ने फिर साफ कह दिया है कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं हो सकता, वो उसे हासिल करेंगे और नष्ट कर देंगे। लेकिन ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप यूरेनियम हासिल करेंगे कैसे और क्या यह मुमकिन है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या ट्रंप की सेना ईरान की किलेबंदी को भेद पाएगी? क्या यूएस आर्मी उस दीवार को तोड़ पाएगी जिसे भेदने में अमेरिका के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम भी बौने साबित हुए हैं? यानी ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर अटका है। और ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का ठिकाना नातांज न्यूक्लियर केंद्र था, लेकिन इस ठिकाने को बदल दिया गया है। अब यह 60% एनरिच्ड यूरेनियम नातांज से 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिक एक्स पर्वत के नीचे है। वो पर्वत जो यूरेनियम के लिए खुद एक कवच है और कवच उससे प्रदान करता है 5000 फीट की उसकी ऊंचाई वो प्रदान करती है। अगर यह ऊंचाई खत्म भी हो जाए तब भी इस यूरेनियम को सुरक्षित रखती है। 328 फीट की गहराई, जिसके लिए एक प्रवेश द्वार तैयार है। इस गहराई के अंदर एक पूरी संरचना तैयार है जिसमें सेंट्रीफ्यूज हॉल भी है। यही यूरेनियम संवर्धन केंद्र में इस समय हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा कुम संवर्धित सामग्री के लिए अलग कक्ष है। इसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पावर प्लांट कूलिंग सिस्टम भी है, जिसे ऑपरेशनल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इस कंट्रोल रूम से प्लांट का ऑपरेशन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अंदर एक क्वार्टर मौजूद है। यही नहीं, संवर्धित यूरेनियम संरक्षित रखने के लिए अंदर ही निर्माण परिसर भी है। यही टूल सिस्टम भी बनाया गया है और निर्माण कार्य समेत प्लांट ऑपरेशन के लिए अंदर छोटे छोटे चैम्बर की एक पूरी लाइन तैयार की है। और जमीन से 5000 फीट ऊंचा पहाड़ खुद एक कवच बन गया है। अगर इसे भेद भी दिया गया तो पहाड़ की तलहटी से 328 फीट नीचे एक स्टोरेज तक पहुंचना नामुमकिन है। यानी दुनिया का कोई भी पारंपरिक बम इस गहराई तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए ट्रंप 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। ट्रंप को पता है कि यूरेनियम हासिल करने में उनकी सैन्य ताकत विफल होगी, इसलिए वो रूस और चीन से कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने चीन और रूस से एक अनुरोध किया है। अनुरोध यह है कि वो ईरान को दोस्ती का वास्ता देकर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाए कि 60% संवर्धित यूरेनियम ही शांति का बिंदु है। इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम का कोई नागरिक उपयोग नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सैन्य इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसलिए जिनपिंग और पुतिन के बीच ईरानी यूरेनियम पर गुप्त चर्चा हुई है। यानी ईरान का सीधा संदेश है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो फिर कुछ हफ्तों में ही वो परमाणु बम बना लेगा। जहां ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखा है उसे अमेरिकी हथियारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए बंकर बस्टर बम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लेयर बस्टर लेयर है, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है ताकि कोई बम गिरे तो यही धंस जाए। अगर ये लेयर पार होती है तो तीसरी लेयर शॉक अब्जॉर्बिंग लेयर है, यानी टूटी हुई चट्टान, पत्थर और महीन पत्थरों से बनी लेयर बम रोक लेगी। इसके बाद आती है चौथी लेयर, जो स्टील कंक्रीट का कवच है, यानी मोटी जालीदार लेयर। और इसी लेयर के नीचे है ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अल अरबिया का दावा है कि हर मोर्चे पर तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम, सैन्य नागरिक ढांचे को निशाना न बनाने की गारंटी, हॉर्मुज से बिना रोक टोक आवाजाही की शुरुआत, यूरेनियम पर 7 दिनों में बातचीत शुरू करना और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना शामिल है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने मिलकर जंग का आगाज किया। दोनों देशों ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर ईरान की तबाही की कहानी लिखी। लेकिन अमेरिका ने इजरायल की सोची समझी लॉन्ग टर्म युद्ध रणनीति में फंसकर अपने ही रक्षा भंडार को खाली कर लिया। हालत यह हो गई कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के मिसाइल भंडार पर सवाल उठने लगे। क्या है अमेरिकी रक्षा तंत्र की असली हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल पर बरसने वाली ईरानी मिसाइल को रोकने की कमान अपने हाथ ली। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, जो अमेरिका के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा है। इसके साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नौसैनिक जहाजों से 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 मिसाइलों से हमले किए।
जबकि इजराइल ने 100 से कम एरो इंटरसेप्टर और करीब 90 डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें इस्तेमाल की। इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका ने 300 से ज्यादा मिसाइलें फायर की, जबकि खुद अपनी सुरक्षा में इजराइल ने 200 मिसाइलें भी फायर नहीं की। SM-3 युद्धपोत से चलने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अंतरिक्ष में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेस करके टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले नष्ट कर सकता है। यह मीडियम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को 1200 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर निशाना बनाता है, जबकि SM-6 मल्टी मिशन मिसाइल है जिसे वॉरशिप पर तैनात किया जाता है, जो विमानों से लेकर क्रूज मिसाइलों तक हर हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 370 किलोमीटर है और थार्ड ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थार्ड हमले के आखिरी चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार करता है। ये 60 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक के खतरों से बचाव करता है। अमेरिका का मिसाइल स्टॉक आधा खाली होने से वैश्विक रक्षा चक्र पर इसका असर पड़ेगा। जिन इंटरसेप्टर मिसाइलों को अमेरिका ने खर्च किया है, उन्हें दोबारा बनाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता इतनी तेज नहीं है कि जल्दी फिर से स्टॉक भर सके। यही वजह है कि अब जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काफी हद तक निर्भर हैं। अगर चीन या उत्तर कोरिया की तरफ से कोई तनाव बढ़ता है तो अमेरिका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा। आयरन डोम को बोनस की तरह बचाया। इजराइल ने जंग की रणनीति बदलते हुए रिहायशी इलाकों या सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमलों को रोका। अमेरिका से मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद का इस्तेमाल आयरन डोम इंटरसेप्टर्स के उत्पादन और स्टोरेज में किया। इजराइल ने अपने मिसाइल भंडार को बचाने वाली नीति का इस्तेमाल किया, क्योंकि इजराइल को पता है अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक हवाओं की दिशा कभी भी बदल सकती है। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर किया और अपने घरेलू हथियारों और मिसाइलों को सीधे गोदामों में जमा किया। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हमारे बड़े रक्षा नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका और इजराइल दोनों ने पूरी ईमानदारी से मिलकर सुरक्षा का बोझ उठाया है। और इजरायली सेना कई महीनों से लेबनान में रुक रुक कर ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। दक्षिणी लेबनान के ज्यादातर गांवों को बारूद लगाकर समतल कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है हिजबुल्लाह को शेल्टर बनाने के लिए जगह ना देना, लेकिन इसके बावजूद इजरायली जमीन पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की ताकत खत्म नहीं हुई है, अब ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इजरायली टुकड़ियों पर भी हमले की रफ्तार बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने यूक्रेन और रूस वाली रणनीति युद्ध में लागू कर दी है। देखिए क्यों हिजबुल्लाह को खत्म करना आईडीएफ के लिए मुश्किल है। हिजबुल्लाह के अलग अलग हमलों में 10 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायलों में ब्रिगेड कमांडर भी शामिल। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान किए गए हमले। आईडीएफ ने हालिया ग्राउंड ऑपरेशन 16 मार्च 2026 को शुरू किया। 15-16 मार्च की देर रात इजरायली सेना की 91वीं डिवीजन दक्षिणी लेबनान में उतरी। इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। 2 ऑपरेशन की अवधि करीब 5 महीने है। इस दौरान इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 37 गांव और कस्बों को तबाह कर दिया। 10,000 से ज्यादा इमारतें डायनामाइट लगाकर गिरा दी। ठिकाने बेका घाटी की गुफाओं में हैं। इन ठिकानों को जोड़ने के लिए सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इजरायली सेना पर हमले इन्हीं गुफाओं से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके FPV ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंट लाइन से कई किलोमीटर दूर बैठकर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तो क्या पुतिन ने यूरोप के दरवाजे पर नया परमाणु मोर्चा खोल दिया है? रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं और दावा है कि बेलारूस तक परमाणु हथियार पहुंचाए गए और इस्कंदर मिसाइल यूनिट्स को लॉन्च के लिए तैयार किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजने का फैसला किया है। सवाल यह है कि क्या बेलारूस अब रूस और नेटो के बीच सबसे खतरनाक बफर जोन बनता जा रहा है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने की खबरों के बीच ट्रंप प्रशासन ने अब पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजने की घोषणा की है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने इस फैसले के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा है। और क्यूबा के मोर्चे पर अमेरिका ने जंग की तैयारी के संकेत दे दिए हैं। पहले ईरानी ड्रोन का हवाला दिया गया और अब दावा किया जा रहा है कि क्यूबा में रूस और चीन के तकनीकी यंत्र पहुंच चुके हैं जो लगातार अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं।
अभी किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है या फिर वाकई अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी का मोर्चा है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में देता हूं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा है कि क्यूबा को रूस और चीन ने अपने हथियारों का ठिकाना बना लिया है। वहां तैनात कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं।